कैसे हैं आप? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। बच्चों, आपने प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल को कैसे इजी वे में लर्न करते हैं, इजी वे में किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है और इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को किस तरह से उनके एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना और वो किस ब्लॉक का है और किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, यह सब आपने सीख लिया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी को समझने से पहले बच्चों अपन पीरियोडिक टेबल को समझते हैं या रिवाइज करते हैं। एक मिनट में ये बच्चों पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आपने देखा था कि इसमें 18 है जो इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों 18 वर्टिकल कॉलम है, ये 18 है पूरे वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। इसमें जो पहला फर्स्ट है और सेकंड में एस ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। फिर 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है। इसके बाद 13 से 17 तक 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट 18 तक पी ब्लॉक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है। 18वां ग्रुप जीरो ग्रुप जो नोबल गैसेस कहलाती है, अक्रिय गैस भी कहते हैं इनको, से नीचे है एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो बच्चों ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। ये पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ये मैंने बनाई है। ये हैंडमेडेड है, बिल्कुल हैंडमेडेड ये मैंने बनाई है। 3D मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए है क्योंकि ये 3D बॉक्सेस से बनाई गई है, 3D क्यूब बना के और फिर इसको अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग ड्रॉ करके चिपकाया है। इसके पीछे बच्चों ये पर्पस था कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने निर्देश दिया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर्स अपनी अपनी टीचिंग एड बनाए अपने टॉपिक से रिलेटेड और इस टीचिंग एड को ऑनलाइन डालें जिससे टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। इसलिए मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाई है। और आप जब लॉकडाउन के बाद स्कूल आएंगे और अपनी क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो आप भी इस पीरियोडिक टेबल को अपने हाथ से बनाएंगे जिस तरह से ये मैंने बनाई है। इसको बनाने के लिए वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, वो आप देख के इसको पीरियोडिक टेबल को बना के देखते हैं तो हम उसको सीख जाते हैं, प्रैक्टिकली अपने को वो अच्छे से लर्न हो जाती है। तो आप जब उसको देखेंगे इस तरह के ब्लॉक बना के पूरे एलिमेंट्स के नाम लिख के उनके एटॉमिक नंबर लिख के ये सब करेंगे तो आपको ये पूरी लर्न हो जाएगी अच्छे से और आप इसको सीख पाएंगे, ताकि आप इसको बना के अच्छे से लर्न कर लेंगे और इसको सीख पाएंगे, क्योंकि ये आगे आपके जैसे नीट, IIT जी वगैरह एग्जाम और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी IE, इसको बच्चों डिनोट करते हैं IE या डेल्टा IS से। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या आयनन एंथैल्पी क्या होती है ये समझते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु से उसकी तटस्थ अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट के बाह्यतम कोश में ढीले बने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं और इसकी इकाई होती है किलो जूल पर मोल। मतलब कोई भी परमाणु है तो उसकी ग्राउंड स्टेट से बाह्यतम सबसे बाह्यतम कोश से निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि यह है बच्चों नाभिक, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो बाह्यतम कक्षा में इसकी सबसे ग्राउंड स्टेट की बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा हम लोग देंगे वो वाली ऊर्जा इसकी आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी।
इसको अपन ने जो एनर्जी दी उस एनर्जी को अपन लिखेंगे आई, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इसमें पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएगा। ये जो अपन ने इसको एनर्जी दी है ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं अपन, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की गैसेस स्टेट है, इसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस बन जाएगा, ये इसकी हो जाएगी फर्स्ट, ये वाली हो जाएगी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यदि आप एल्यूमिनियम प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और इसको एनर्जी देके तो बन जाएगा Al2 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यही हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। इसके बाद इसको इसमें से एक और ओपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे गैसियस स्टेट में से T2। अब इनमें बच्चों क्या रिलेशन होगा, एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाली होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अपन जब बाहर के कोश में से आउटर कोश में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। जब उसको और एनर्जी देके अपन एक और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो उसको निकालना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए अपने को और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए फर्स्ट और सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब आता है आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें है बच्चों पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी, इसको जेड इफेक्टिव कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, देखो बच्चों ये है नाभिक और नाभिक के चारों तरफ ये है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर जितनी भी प्रोटॉन्स की संख्या होती है, जो इसका धनात्मक वाला भाग होता है, जितनी भी प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए इसकी जितनी ज्यादा नाभिक का आवेश ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के समानुपाती होगी। जितनी ज्यादा नाभिक का आवेश ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे ये रिलेशन होगा। दूसरा है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार, आयनाइजेशन एनर्जी परमाणुवीय आकार के समानुपाती होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आकार बढ़ेगा, जितने ज्यादा शेल बढ़ेंगे, मतलब कक्षा स्तर बढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा आकार होने से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से नाभिक की इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ है वो धीमी पड़ जाएगी। आकार बढ़ने से धीमी पड़ जाने के बाद में इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी। तीसरा है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब होता है कि जो भी कक्षक नाभिक के पास में होता है तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि एस ब्लॉक, एस कक्षक है वो नाभिक के पास में होता है, फिर एस, पी और डी और एफ, इस तरह से इनकी भेदन क्षमता होती है। तो जो इसका बढ़ता हुआ क्रम आ जाएगा एस, फिर पी, फिर डी और एफ। उसके बाद में है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव को समझने के लिए बच्चों अपन देखते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या होता है।
इलेक्ट्रॉन से। अब बच्चों देखो परमाणु की संरचना में, परमाणु संरचना जब हम देखेंगे तो परमाणु के अंदर इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे कक्षक बढ़ते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स के अलग बीच वाले आंतरिक कोश होते हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये जो बाहर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक के आकर्षण को कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएगा, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर भी आकर्षण बल लगा रहा है, इनके बीच का जो है ये आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ये बल होगा, ये वाला होगा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है कि सेम आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और पॉजिटिव अलग अलग जो डिफरेंट आवेश है उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ नाभिक में जो प्लस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल है और इनके बीच में प्रतिकर्षण बल है। अब क्या होता है कि जब नाभिक के बाहर जो ये आंतरिक कोश आ जाते हैं तो आंतरिक कोश बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं। शील्ड करने का मतलब ये है कि आंतरिक कोश वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन बाहरी आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि नाभिक के आकर्षण बल से इनका परिरक्षण कर देते हैं। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण करना या उनको बचाना ही परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। प्रोवाइड करने आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने वाला पांचवा कारक है अर्ध या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अगर कोई भी ऑर्बिटल्स या तो आधे भरे हुए हो, हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो तो उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उनका स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी है उनकी ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। जैसे कि एस ब्लॉक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि वो फुल फिल्ड है या S1 है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल फिल्ड है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा, या फिर हाफ फिल्ड है P3 है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। D ब्लॉक में D5 है या D10 है तो इनका स्थायित्व ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर अपन दूसरा आवर्त देखें तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इस आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। तो यहाँ के बाद में यहाँ का मान ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से P ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो यहाँ P में 1 इलेक्ट्रॉन P1, इसमें 2, P में 2 और यहाँ पर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ P में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसी तरह से इस आवर्त में यहाँ पर S ब्लॉक कंप्लीट होता है, S1, S2, यहाँ P में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ P में 4 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद अगले केसों में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर जो P1 आता है तो यहाँ पर ये P1 और P2 के बाद में P3 हाफ फील्ड कक्षक है। हाफ फील्ड है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं होकर नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यह हाफ फील्ड है, P कक्षक है तो P में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए वैसे तो अपन बाएं से जब दाएं जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही आएगी, लेकिन यहाँ पर यानी कि इस नियम के अनुसार ऑक्सीजन की ज़्यादा होना चाहिए और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन कम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है, अपवाद है। P3 होने के कारण यानी कि हाफ फील्ड कक्षक होने के कारण नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी
1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और जब इसका जब अपन p ऑर्बिटल बनाएंगे तो 1 1 1 एंड लास्ट नंबर ये 4। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ज़्यादा p इसका जो हाफ फील्ड है ये ज़्यादा स्थायी होगा। में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से अधिक होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये तो हो गए आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वर्ग में और आवर्त में आवर्तिता किस तरह से बदलती है, कि आवर्तिता पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी निश्चित अंतराल के बाद बदलती है, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, वर्ग में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ेगी। कोश की संख्या बढ़ने से साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा। और आवर्त के अंदर जब हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। इसमें देखो बच्चों, दूसरे वर्ग का है बेरिलियम और है बोरोन। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा बोरोन से। क्यों? होना तो ये चाहिए कि बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपन लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो पूरे भरे हुए एस कक्षक है इसमें, और इसमें पहला इलेक्ट्रॉन पी में जाता है। पी में जाने के कारण ये पूरा भरा हुआ नहीं है, न आधा भरा हुआ है, इसलिए इसका स्थायित्व कम होगा और इसका बेरिलियम का स्थायित्व ज़्यादा होगा। तो देखते हैं वर्ग में आवर्तिता, वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे, जैसे देखो बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम तो हमने नहीं लिया क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसका आकार बढ़ता जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। आकार के बढ़ने से नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण कम हो जाएगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इनमें जो नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा और नीचे जाने पर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होगा। इस तरह से अपन लेगा आवर्त में। देखो बच्चों, आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इधर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। बढ़ने के कारण इधर आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा। तो इधर से इधर की साइड में आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में 2s कक्षक फुल फिल्ड है और बोरोन में p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। इस कारण देखो बेरिलियम का 1s2 2s2 का एटॉमिक नंबर है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 और 2p1। अब देखो बच्चों, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो s कक्षक में है और ये फुल फिल्ड है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो p कक्षक में है और p में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी रहेगा, इसके लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और इसमें क्योंकि ये फुल फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी होगा। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी।
बच्चों ये था आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज तो बच्चों ये था आज की क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। अब आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू।